नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौजूद रहे। करीब 7,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य लखनऊ में यातायात को सुगम बनाना है और ग्रीन कॉरिडोर IM रोड से शुरू होकर शहीद पथ और किसान पथ को जोड़ेगा। वहीं गोमती नगर के क्षमता मुलुक चौराहे से दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होने की भी उम्मीद है। शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शहर के अंतर्गत जो ढांचागत विकास हुआ है, उस ढांचागत विकास के साथ साथ हम यहाँ के युवाओं के विकास को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरोजिनी नगर क्षेत्र में योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अशोका लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का एक उद्घाटन हुआ है मेरे बहनों भाइयों। इससे हजारों परिवारों को रोजगार तो मिलेगा ही और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेंगी, उनके स्थान पर अब हमारे यह इलेक्ट्रिक वाहन लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगे। साथियों, अब आम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अब हमारा यह लखनऊ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रोजगार उद्योग के क्षेत्र में भी आप देखो तो हम सभी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो पहले सोचे भी नहीं गए थे और हम सब ने इस पर भी ध्यान दिया है कि डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं होना चाहिए और इसके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबको जानकारी दी है। साथियों, लखनऊ में कई सारी डिफेंस फैसिलिटीज भी स्थापित की गई हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायरा चलिए, इस दौरान लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर को लेकर बोलते हुए भी नजर आए। उन्होंने इसका शुभारंभ किया, जहां 700 करोड़ की ये बड़ी ट्रैफिक परियोजना। साथ ही इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में और लखनऊ की ढेर सारी परियोजनाओं के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज समय दिया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य
माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा। और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे तो वहीं बरेली में दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। जिले में 19 परीक्षा केंद्रों पर करीब 32,640 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 दिनों में 2 पालियों सुबह से 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों पर 950 सीसीटीवी कैमरे और करीब 450 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक एंट्री और मेटल डिटेक्टर जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। पेपर लीक और अफवाहों पर नजर रखने के लिए LIU और साइबर टीम का भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की जो लिखित परीक्षा जनपद बरेली में 14 और 15 तारीख को होना सुनिश्चित है, उसके संबंध में जनपद में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रथम पाली में व 3 बजे से लेकर 5 बजे तक द्वितीय पाली में परीक्षा संपन्न होगी। और इसमें प्रति पाली प्रति दिवस कुल 8,160 अभ्यर्थी जो है इसमें भाग लेंगे। इस परीक्षा को पूरी तरह से शुचिता के साथ, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने प्रत्येक सेंटर पे सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है, जो कि हमारे SDM रैंक के अधिकारी हैं, जो कि पेजरी के डबल लॉक से जो पेपर से लेके जाएंगे फिर वापस पहुंचाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी सभी SDM को दी गई है। इसी तरह प्रत्येक सेंटर्स पे हमने 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है, जो पूरे समय परीक्षा केंद्र पे मौजूद रहकर छोटी से छोटी चीजों पे ध्यान रखेंगे, कहीं किसी प्रकार से अव्यवस्था न होने पाए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो हमारे नियमित हैं, उनके अलावा आरक्षित श्रेणी में भी हम लोगों ने इनको तैनात कर रखा है। इसके साथ ही जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो केंद्र व्यवस्थापक के अलावा हम लोगों ने एक सह केंद्र व्यवस्थापक, परीक्षा सहायक तथा 50% जो अंतरिक्षक तथा सहयोगी अंतरिक्षक बाहर के विद्यालयों से लेकर वहां पर तैनात किए गए हैं। और इस बात का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हुए छोटी से छोटी बातों को ध्यान रखें। किसी भी कीमत पर मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के भीतर ना जाने पाए। महिला अभ्यर्थियों की भी जो फिक्सिंग है उसके लिए अलग इंक्लोजर बनाया गया है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पूरे प्रत्येक परीक्षा केंद्र को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सुपुर्दगी में दिया गया है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि आसपास के परिसर के कहीं कोई भी फोटो स्टेट की दुकान जो है उस दिन दोनों दिनों खुली न रहे। जो हम लोगों ने रूट डाइवर्जन भी कर दिया है, जिससे कि कहीं पे किसी प्रकार का कोई जाम न लगने पावे। कहा जा सकता है कि सारी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद तरीके से पूरी कर ली गई हैं और पूर्व की भांति ये परीक्षा भी जो है पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। तो वहीं गाजियाबाद में गैस सिलेंडरों को लेकर फैली अफवाहों और भीड़ की स्थिति को देखते हुए रविंद्र
कुमार ने जिले की करीब 96 गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में राजकरण नैयर समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर ही बुकिंग मान्य होगी। जिन उपभोक्ताओं ने बुकिंग कर रखी है उन्हें सिलेंडर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये इस संबंध में बताना चाहेंगे, आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा सभी जितनी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसीज हैं उनके साथ वार्ता की गई है, उनसे बात की गई है, जिसके क्रम में स्पष्ट इनके द्वारा ही बताया गया कि इनके पास पर्याप्त स्टॉक है। आने वाले समय में जो आपूर्ति है उसको पूरी करने के लिए कोई पैनिक बाइंग वाली जो स्थिति है उसको रोकना ही हमारा मेन मकसद है। इसके क्रम में अभी तक जनपद में कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या किसी एजेंसी पे कोई ऐसी भीड़ के द्वारा उपद्रव की सूचना हमारे पास नहीं आई है, ना ही ऐसी घटना हुई है कोई। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि जैसा सभी एजेंसीज ने बताया है कि उनकी एक बुकिंग मिलने के उपरांत दूसरी बुकिंग के बीच में जो समय सीमा तय की गई है क्षेत्रों के लिए, उस समय सीमा का पालन करते हुए मिलेगी। किसी को भी पैनिक बुकिंग या फ्यूचर के लिए अभी से स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा डीएसओ साहब, जैसा जिलाधिकारी महोदय बता रहे हैं, उनके द्वारा अलग से टीम बनाई गई है। हमारी भी जो LIU की टीम है, जो हमारी अभी सूचना संकलन की टीम है, और हमारे थाने के द्वारा भी रेगुलर इस चीज पे ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी कालाबाजारी या इस तरीके का प्रयास ना हो। यदि कहीं पे भी कोई ओवर प्राइसिंग का इशू आता है, कोई एक्स्ट्रा स्टॉकिंग का काम करता है जो कि उसके लिए ऑथराइज नहीं है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत करके उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई एकदम आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा जो भी इस बारे में सोच रहे हैं। बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका लोकल थाना व चौकी से समन्वय स्थापित करके हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई समस्या है तो तत्काल पुलिस उनको हेल्प उपलब्ध करवाए, और जो भी उपभोक्ता है उनको भी आसानी से चीजें मिल सके। इनके लिए जिलाधिकारी महोदय की टीम्स और सभी जो एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को इस चीज के लिए सुनिश्चित कर सकें कि उनको इस समय में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको कोई समस्या की बात नहीं है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा ऐसा स्थिति पैदा की जा रही है जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि गैस की कोई शॉर्टेज हो रही है। तो मैं उन अराजक तत्वों को भी बताना चाहूंगा कि हमारी रेगुलरली 24 घंटे सोशल मीडिया की टीम एक्टिव है, जो कि सोशल मीडिया पे काफी प्रोफाइल्स को देख रही है, और जो भी लोग इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोग भी किसी इस तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। देखिए, आज हमने जो हमारे जितने यहाँ पे रिफिलिंग डिपो है, IOCL, BPCL, HPCL, और हमारे 96 ऐसे गैस एजेंसीज हैं जो उन सभी के नियोक्ताओं को बुलाया है। और अभी जो गैस को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां हैं, क्या उनके समस्याएं आ रही हैं और पब्लिक की तरफ से किस प्रकार का बिहेवियर है, इन सब विषयों पे हमने विस्तार में चर्चा की है। तो 2-3 चीजें तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑलरेडी लोगों के संज्ञान में, पर फिर भी पुनः मैं उसको दोहराऊंगा। 25 दिन का एक अंतराल का नियम बनाया गया है शहरी क्षेत्रों के लिए, और 45 दिन का नियम बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग कराने के लिए। तो उससे पूर्व कोई भी बुकिंग अलाउड नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी है वो सभी गैस एजेंसीज के ऑलरेडी जो हॉकर्स होते हैं उसके माध्यम से, डिलीवरी बॉयज के माध्यम से ही वो सप्लाई सिलेंडर्स की जाएगी। अनावश्यक रूप से लोग गैस एजेंसीज पे जाकर वहाँ पे खड़े होना, वहाँ पे चक्कर लगाना, इसको स्वीकार्य नहीं है। ऑलरेडी गैस एजेंसीज के पास में पर्याप्त मैन पावर है, वो डोर स्टेप डिलीवरी जैसे पहले से करते हैं उसको सुनिश्चित करते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जमाखोरी के उद्देश्य से अनावश्यक ये सोच के कि फ्यूचर में गैस मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा, उसके कारण भी पहले से बुकिंग करा दे रहे हैं और बुकिंग के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो जिसके कारण अनावश्यक डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे जनपद के नागरिक हैं आपसे अपील करूंगा कि अनावश्यक डिमांड आप लोग क्रिएट ना करें। जो रियल डिमांड है, आवश्यक है, वो आप बुकिंग करा लें। उसकी डिलीवरी के लिए पर्याप्त स्टॉक हमारे एजेंसी के पास में है, वो आपको डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित करें। एक इशू जो है वो सर्वर डाउन होने के कारण आ रहा है, तो उसमें IOCL, BPCL के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है, HPCL के प्रतिनिधियों से, तो वो सर्वर पे काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी उसको ठीक करा लेंगे ताकि बुकिंग में कोई भी समस्या ना हो। कमर्शियल के लिए भी कोई व्यवस्था होगी? कमर्शियल के लिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अभी प्राथमिकता दी गई है कि वहाँ पर उसको हम सुनिश्चित कर लें, और बाकी भी जिन लोगों की क्वेरीज आ रही है उसको स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी उस पर मंथन किया जा रहा है, वो भी जल्दी उस पर डिसीजन लेके और हम आप लोगों को
सर 3 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है कंटिन्यूसली और अभी भी सर्वर डाउन का इशू जनता फेस कर रही है, कब तक इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा? ये तीनों जो प्रतिनिधि हैं इन्होंने हमसे कहा है कि मैक्सिमम आज या कल तक इस इशू को ये लोग रिजॉल्व कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करें। मैं और एक और जो सिनेरियो देखने में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से जो हमारे ये डिलीवरी बॉयज हैं उनको रास्ते में रोक के उनसे बदतमीजी करना, सिलेंडर छीनने का प्रयास करना या एजेंसी पे जाके और वहाँ पर भी उपद्रव करना, तो इस प्रकार के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। तो वो भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इस प्रकार का किसी भी गतिविधि में कोई नागरिकगण इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इसमें हमारी पुलिस टीम्स भी एक्टिव है और लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश भी हमें शासन द्वारा दिए गए हैं, तो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स भी लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। मैंने गैस एजेंसीज के भी सभी प्रतिनिधियों से कहा है कि कहीं पे भी अगर उनको अनावश्यक वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, तत्काल पुलिस को सूचित करें, ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई। सर एक आगे सवाल कालाबाजारी को लेकर, सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखने को मिल रहा है जिन लोगों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है उनको इजीली एलपीजी जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो अवेलेबल हो रहा है और वो इस्तेमाल कर रहा है। सिचुएशन में जरूर इस प्रकार के जो गुंडा तत्व वो एक्टिव हो जाते हैं और कालाबाजारी का करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों से हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। 4 हमने अपनी टीम्स बनाई है, लगातार जो से सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है हमारी टीम्स ग्रहण कर रही है। 7 दिन पहले एक एफआईआर हमने कराई थी, एक एफआईआर हमने कल कराई है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। फ्यूचर में भी लगातार ये अभियान हमारा चलता रहेगा और ऐसी गोपनीय सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल। जो होटल ढाबे फिलहाल बंद करने की कगार पर आ गए हैं सर कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने के चलते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो मंथन अभी जो हमारे रिफिलिंग डिपोज है उनके स्तर पे चल रहा है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपको। तो वहीं मैनपुरी में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ। वहीं लोक माता अहिल्याबाई होलकर किसान सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसपी गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर और पोस्टर लेकर नारे भी लगाए। गैस बुकिंग में सर्वर दिन में बहुत धीमा चल रहा है, ये बात सही है। तो जो लोग कोशिश करते हैं थोड़ी देर उनका ही बुक हो पाता है और सुबह और शाम को सर्वर थोड़ा ठीक काम करता है, शाम को और रात में आसानी से बुक हो रहा है। ये फीडबैक है। इसके साथ ही जितनी भी इजी हो सकता है, जैसे सबसे कहा गया है कि सभी लोग एक पर्ची का कूपन निकाल के सबको दे दें, एक एक नंबर दे दें, जिसमें लाइन में जो लोग लगे उनको पता हो कि हमारा नंबर ये आएगा और उस नंबर के हिसाब से वो आसानी से लोग अपना बैठे और नंबर के हिसाब से लें। सभी गैस एजेंसी धारकों को ये कहा जा रहा है। तो जितनी सुविधा प्रदान की जा सकती है वो सभी कोशिश की जा रही है कि सभी आम नागरिक को प्रदान की जाए और हमारा सुचारू रूप से ये चले। एक बात ये निश्चित है कि गैस की कहीं पे कोई कमी नहीं है। जैसे अभी हम लोग जिस गैस एजेंसी पे खड़े हैं, इनके पास भी सुबह से 1100 सिलेंडर्स आ चुके हैं। तो और सभी ईरान और अमेरिका का युद्ध का असर जो है जनपद मैनपुरी में भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें, गैस की किल्लत को लेकर जगह जगह गैस की को लेकर सुबह से शाम तक लाइनें नजर आ रही हैं। वहीं आपको बताते चले कई संगठन जो है धरना प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो जिला प्रशासन से जब बात की गई इस मामले को लेकर, तो जिला प्रशासन का साफ कहना है कि गैस की भंडार भरे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैमरामैन के साथ दीपक शर्मा, आरएन टीवी, मैनपुरी। तो वहीं बरेली में रमजान के आखिरी जुम्मे यानी अलविदा नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। शहर के संवेदनशील इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील किए गए हैं। एसपी सिटी मनोज पारिक ने साफ कहा कि सड़कों पर किसी भी हालत में नमाज नहीं होगी और कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। आज तो भी शुक्रवार का दिन है और अलविदा की नमाज जनपद में जो मस्जिदें हैं वहाँ पर पढ़ी जाती है। लगभग 1383 टोटल मस्जिदें हैं जो हमारे रजिस्टरों में जो अंकित है और जहाँ पे दोपहर में नमाज पढ़ी जाती है। 12:45 से लेकर 4 बजे तक का एक समय है, इस दौरान अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय नमाज पढ़ी जाएगी। इस कमेटी की बैठकें सभी जगह संपूर्ण कर ली गई हैं। सभी लोगों के साथ संवाद स्थापित कर लिया गया है। जो शासन की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप सभी को अवगत करा दिया गया है। जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस की पिकेट और 112 की जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनकी पेट्रोलिंग की व्यवस्था, 2 व्हीलर गाड़ियाँ जो हमारे पास चीता मोबाइल चल रही हैं उनकी पेट्रोलिंग की व्यवस्था, उसके साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी हम लोगों के द्वारा एरिया डोमिनेशन में भी की गई है और आज भी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पूरे जनपद में 152 क्लस्टर मोबाइल बनाई गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में उनको 7, 8, 10 गाँव के हिसाब से संवेदनशीलता के हिसाब से बांटते हुए उनको लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है।
तो वहीं संभल नगर में जुम्मा अलविदा की नमाज शांति और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। रोजेदार मुस्लिम भक्तों ने मस्जिदों में नमाज अदा की और मस्जिदों से सुरक्षित रूप से लौटे। तो वहीं अलीगढ़ में जामा मस्जिद में जुम्मा अलविदा की नमाज अदा की गई। नमाज़ियों ने पूरी शांति और अनुशासन के साथ नमाज अदा की। प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। तो वहीं कानपुर में पुलिस ने कोडेन युग कप सिरप और अन्य नशीली दवाओं की तस्करी का खुलासा किया। औषधि निरीक्षकों की टीम ने बिरहाना रोड पर अग्रवाल ब्रदर्स के गोदाम पर छापा मारा। फर्म के मालिक विनोद अग्रवाल के खिलाफ थाना कंस्ट्रक्शनगंज में मामला दर्ज किया गया है और वह फिलहाल जेल में है। कोडेन कप के जैसा कि आपको मालूम है 8 मुकदमे लिखे गए हैं और 87/25 जो कलेक्टरगंज में विनोद अग्रवाल के खिलाफ लिखा गया था, उसमें हमने प्राइमरी गिरफ्तारी करी थी। विनोद अग्रवाल को जेल भेजा था और ये प्रभात खैर उसमें जा रहा है जो दूसरा एक्यूज्ड है। जो हमारी टीम लगी हुई है, एडीसीपी हमारी अंजलि विश्वकर्मा जी हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों ने उसको पूरा देखा। तो उसमें बेसिकली जो एक श्रीराम एजेंसी करके है, उससे इन्होंने जो मेडिसिन सप्लाई करी थी, तो उसका एक जो मेन जो चैन का था वो था प्रभात खरे, जो विशेष करके सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर 3 जिलों में इसने सप्लाई किया है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो यहाँ से दवाएं जाती थी वो नॉन बिलिंग के एक तरीके से, मतलब ऑनलाइन नहीं होती थी और वो एक तरीके से जैसे लोकल कोई चीज़ सप्लाई होती है उसके थ्रू वो जाता था, फिर वहाँ पे ये अपना जो इलाके थे वहाँ पे ये देते थे। तो ये प्राइमरी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है और टीम को 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम इसको दिया गया है। ये कार्रवाई जो की गई है इन्होंने, और कोडेन पे लगातार हमारी टीम अरेस्टिंग का प्रयास कर रही है और ये उसी कड़ी में ये आज की कार्रवाई। हमने 4 मामले में गिरफ्तारी की है और ये 5वां एक्यूज जा रहा है। ऑलरेडी हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी हम मेन पे फोकस किए हुए हैं, जो प्राइमरी जिन्होंने किया है, सप्लाई किया है, उसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आएंगे। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय जुम्मा अलविदा अदा कर रहा है और साथ ही इस अवसर पर जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। संबल और कजीमा मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो वहीं अलीगढ़ जिले के केथाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम इलाके में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना में एक युवक के पैर में और दूसरे के कमर में गोली लगी है। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही इस मामले में एसएसपी ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था। ये लगभग 8:45 के आसपास पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ के 2 गुटों के बीच में कोई विवाद हुआ किसी बात को लेकर। वो एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है। लोगों से पूछताछ की अभी मैंने आके, तो लोगों ने ये बताया कि दोनों आपस में दोस्त हैं और एक ही आपस में दुख मित्रता है, किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। उसमें 2 व्यक्ति रिपोर्टेड घायल हुए। दोनों व्यक्तियों की स्थिति स्थिर है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे एसपी सिटी साहब हॉस्पिटल में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उनसे जब पूछताछ की गई तो वो भी अभी तक कोई कोहेरेंट जवाब उन्होंने भी नहीं दिया है कि क्या कारण था जिसके कारण ये घटना हुई। तो अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इस रोड के जो फुटेज है वो हम लोग चेक करवा रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या कारण था और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके कारण ये घटना घटित हुई। और जो भी दोषी होंगे इनके खिलाफ किसी पार्टी के अभी तक कुछ क्लियर नहीं। जैसे आप सभी प्रत्यक्षदर्शी भी, तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने भागते हुए देखा कुछ लोगों को, तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, फिर ये पता चला जो अभी लगभग इसकी भी कोई अभी सूचना नहीं। अभी तक जो कंफर्म सूचना है वो ये है कि अस्पताल में 2 लोग हैं और दोनों का अभी स्थिति खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने ये कहा दोनों का इलाज चल रहा है, उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। स्थिति का वही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।